मॉर्निंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएफ लिमिटेड के शेयर के बारे में। 375 पे क्लोजिंग इसने दिया है फ्राइडे के सेशन में। और डीएलएफ ने कुछ पिछले 3-4 दिनों से खबरों में रहा है ये शेयर। बेसिकली इनके ऊपर में 234 करोड़ का एक फाइन इम्पोज किया है नोएडा अथॉरिटी ने। और नोएडा अथॉरिटी ने इन्होंने इनको बोला है कि कॉम्पनसेट करो 234 करोड़ रुपए। तो ये मामला क्या है पूरा, और कैसे ये इफेक्ट कर रहा है स्टॉक को, आगे जाके क्या इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद में हम डीएलएफ के चार्ट्स के ऊपर में भी चलेंगे। तो फिलहाल के लिए डीएलएफ ने वो जो टैक्स डिमांड है उसके ऊपर में कोर्ट में जाने का फैसला ले लिया है और डिसीजन को चैलेंज करने का फैसला ले लिया है। तो बेसिकली मामला है क्या। तो देखिए, 2005 में डीएलएफ ने एक ओपन ऑक्शन के थ्रू जमीन खरीदी थी, जिसके ऊपर में मॉल ऑफ इंडिया, आज के डेट में जो मॉल ऑफ इंडिया है उसी जमीन के ऊपर में बना हुआ है। तो इस लैंड के जो प्रीवियस ओनर है वीराना रेड्डी, इनका ये कहना है कि मुझे कंपनसेशन जो है अनफेयर हुआ है मेरे साथ में। और जो फेयर कंपनसेशन के हिसाब से 235 करोड़ का जो पैसा है वो मेरे को मिलना चाहिए। अब इन्होंने ये जो पैसा है ये डीएलएफ से डिमांड नहीं किया है। बेसिकली इन्होंने खाली कॉम्पोजिशन मांगा है। और पहले जो कॉम्पोजिशन था ये नोएडा अथॉरिटी ने देना था, बिकॉज उन्होंने ऑप्शन करवाया था। लेकिन अब घूम फिर के बात आ गई है डीएलएफ के ऊपर में। क्या टेक्निकलिटी है उसके अंदर में जाने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। तो फिलहाल बात यहाँ पे स्टैंड होती है कि 235 करोड़ डीएलएफ से मांग रही है नोएडा अथॉरिटी। तो कैसे ये इफेक्ट करता है डीएलएफ को, देखिए अमाउंट तो ठीक ठाक बड़ी है, फिगरेटिवली भी बड़ी है। और वैसे भी अगर आप डीएलएफ का प्रॉफिट देखोगे, जो कि इन्होंने सितंबर क्वार्टर में दिया था, 487 करोड़ का तो इनका प्रॉफिट था सितंबर के क्वार्टर में। तो अगर इनको ये पूरा का पूरा कंपनसेशन पे करना पड़ गया, तो इसका मतलब अपने पूरे 3 महीने की कमाई में से आधी कमाई तो इनको इस कंपनसेशन में देनी पड़ जाएगी, जो कहीं ना कहीं डैमेज तो करती है कंपनी को। तो ये सारा मामला है, लेकिन इट इज़ नॉट अ बिग डील अकॉर्डिंग टू द मार्केट्स ऑल्सो। बिकॉज उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप स्टॉक के ऊपर में देख सकते हो। स्टॉक के ऊपर में कोई खास रिएक्शन आया नहीं है। जो पिछले 3-4 दिन में गिरावट देखी गई है, ये वीकली चार्ट है। मैं थोड़ा आपको डेली चार्ट खोल के दिखा देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो ये जो 23 दिसंबर की आप गिरावट देख रहे हो, ये तो पूरी मार्केट ही गिरी थी 23 दिसंबर को। और पिछले 3-4 दिन पूरा वीक रहा है, तो मार्केट्स के साथ में ही ये शेयर जो है नीचे की तरफ गिरा है। बेसिकली इस टाइम पे दो तरीके के शेयर्स हैं। एक वो शेयर है जो कि मार्केट्स के साथ बराबर गिर रहे हैं, जितने मार्केट्स गिर रहे हैं या अटक रहे हैं वहीं पे शेयर भी जाके अटक रहे हैं, एंड डीएलएफ इज वन ऑफ दो शेयर्स। दूसरी कैटेगरी के जो शेयर है, जैसे फार्मा हो गया या बाकी शेयर्स हो गए जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है, उन चीज़ जैसे जो कि मार्केट के ट्रेंड के विपरीत जा रहे हैं, उसके अंदर में डीएलएफ नहीं आता है। और डीएलएफ का प्रॉब्लम शेयर के अंदर में ये है कि थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट करता है। देर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन द कंपनी। अगर आप कंपनी के नंबर्स भी उठा के देखोगे तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं। और साथ ही साथ में इनका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो लगातार डाइवर्सिफाई भी हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही डीएलएफ के साथ में ये था कि जब सितंबर के अंदर में इनके नंबर्स आए थे, उसके बावजूद भी शेयर जो है ऊपर की तरफ बढ़ा नहीं था। वहीं का वहीं लगभग एक 400-420 रुपए तक का लेवल इसने हमेशा पकड़ के रखा है। और स्टॉक जब भागेगा तो बहुत तेजी से भागेगा। अगर करंट सिनेरियो की आप बात करो तो इसके अंदर में कोई खास ट्रेंड है नहीं। अगर आप इसका जो ये रेड वाली मूविंग एवरेज है इसको देखोगे तो ये भी बिल्कुल फ्लैट है, कोई डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन लेस है, बिल्कुल सीधी चल रही है। तो ना शेयर ज़्यादा ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है, ना शेयर ज़्यादा नीचे जाने में इंटरेस्टेड है। एक रेंज के अंदर में शेयर घूम रहा है। अगर उस रेंज की बात करें तो नीचे की तरफ में वो रेंज बन के आती है लगभग 330-340 के करीब, जो कि इसका सितंबर का लो है 344 का। अगर पिछले हफ्ते का लो जो है 355, वो भी एक अच्छा सपोर्ट बन के शेयर के अंदर में आएगा, तो नीचे की तरफ 340 से लेके 355, 340 टू 355 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर डीएलएफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि एक रेंज में है स्टॉक, ऊपर की तरफ में भी लगभग 420, 420 और 415, ये दोनों बहुत ही तगड़े रेजिस्टेंस है। सो बेसिकली ये दोनों ही लेवल जब तक नहीं टूट जाते, आपको नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डीएलएफ में नहीं दिखना है। हाँ, अच्छा आपको एक स्विंग ट्रेडिंग का मौका जरूर देता है कि जब भी आपको 340, 345 या 355 के करीब स्टॉक मिले, तो वहां पे आप खरीद सकते हो एक छोटा 10-15% की रैली के लिए। एंड एट द सेम टाइम अगर आप इसको बेचना चाहते हो तो 420 के करीब बेचोगे तो वहां से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा बनता है। बिकॉज 420 के करीब इसने 3 बार मल्टीपल जो है ऊपर की तरफ टॉप्स बनाए हुए हैं।
सो ऑल इन ऑल ये जो 235 करोड़ का मामला है, अगर देना ही पड़ता है डीएलएफ को, जो कि लग रहा है फिलहाल, चैलेंज तो उन्होंने कहा है, लेकिन उसका क्या होता है वो तो लीगल प्रोसीडिंग है, कहीं पे भी जाके बैठ सकती है। सो इवन इफ दे हैव टू पे, इट वोंट बी अ वेरी बिग इफेक्ट इन द लॉन्ग टर्म। छोटे मोटे में हो सकता है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़े लॉसेस के अंदर में, लेकिन वो एक वन ऑफ लॉस होगा, कंपनी के फंडामेंटल्स उससे चेंज नहीं हो जाते। सो ये जो खबर पूरी चल रही है, इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लेकिन एट द सेम टाइम स्टॉक इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड कहीं पे भी जाने के लिए फिलहाल। तो अगर आपने लिया हुआ है तो आपके पेशेंस टेस्ट करेगा, बेचने की कोई खास जरूरत है नहीं, बिकॉज फंडामेंटली और एज पर द नंबर्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है डीएलएफ का शेयर। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा न्यूज़ ऑन द डीएलएफ शेयर एंड द कॉम्पनसेशन दैट इज गोइंग ऑन इन द न्यूज़। आई होप आपको समझ आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।